यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा सेशन पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सार्थक बैच। अब इस सार्थक बैच में मैं आपको कराऊंगा कुछ बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ बहुत ही बढ़िया से मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और यहां पर बात होने वाली है हायर एजुकेशन की। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 जो आपका अभी एग्जाम आने वाला है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। यहां पर हमारा टारगेट यह है कि आपको इतने सारे सवाल करा दिए जाएं कि आपका एग्जाम इसी बार क्रैक हो जाए। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं हमारा सार्थक बैच, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान से सुनना है। और यहां पर बहुत ही बढ़िया एंशिएंट एजुकेशन एवोल्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूं। तो एक एक करके हम सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आप भी वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहां पर आंसर्स, क्वेश्चंस, यहां पर होमवर्क क्वेश्चन, यहां पर शानदार सी एक्सप्लेनेशन, यहां पर सब कुछ होने वाला है। और यकीन मानिएगा आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो मैं यहां पर कहता हूं कि एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, किस तरीके से हायर एजुकेशन जो है इवॉल्व हुई है विद द टाइम, इसके बारे में यहां पर बात करेंगे। इसके बाद यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, यहां पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, यहां पर फुल एक्सप्लेनेशन होगी। आपको बहुत ज्यादा यहां पर मजा आएगा, और इस लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सब्जेक्ट का अपने नाम कर लिया है। तो यहां पर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर यह पहला सवाल आपके सामने है कि आयुर्वेदा विच डील्स विद द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस टू। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। यहां पर आयुर्वेद जो चिकित्सा की स्वदेशी प्रणाली से संबंधित है, वो किसके बारे में, कौन सा वेद इसके बारे में बताता है? क्या वो बताता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? जी हां, राइट आंसर्स को मिलने चाहिए +2। हर एक राइट आंसर के लिए आपको मिलेंगे +2 मार्क्स। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा इस सवाल के जवाब के लिए कि आयुर्वेदा विच डील्स विद द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस्ड टू डैश। कमान जल्दी से। जी हां, बिल्कुल सही है। राइट आंसर सभी के आने चाहिए। कमेंट जो है यहां पर भर जाना चाहिए गाइस। यस, ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। सभी के आंसर्स मैं देख पा रहा हूं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों के आंसर्स यहां पर आएंगे। और जी हां, इसका राइट आंसर अगर मैं देता हूं तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। आप जानते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास जो है 4 वेदास हैं, जिसमें से सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जो मेडिसिन का, जो आयुर्वेदा का पार्ट है, जो कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ डील करता है, वो आता है आपके डी अथर्ववेद में। तो इसका ध्यान रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके आंसर्स को करेगा या कर रहा होगा। चलिए, तो यहां पर आंसर है इसका अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अथर्ववेद ये होता क्या है और ये किस तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो डेली प्रोसीजर्स होते हैं ना लाइफ के, हमारी जिंदगी के, उसके बारे में अथर्ववेद बताता है। ये मेडिसिन के बारे में भी बताता है। ओल्डेस्ट लिटरेरी मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन मेडिसिन। जी हां, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 730 हाइम्स हैं, 6000 मंत्र हैं। तो ये इसके अथर्ववेद के बारे में ये जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपके सामने दोहराना चाहूंगा। नया जो सारी की सारी चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी जिंदगी के डेली प्रोसीजर्स होते हैं, वो होते हैं कहां पर? वो होते हैं अथर्ववेद में। नंबर 1 पॉइंट पॉइंटर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि दिक्कत ना रह जाए। और क्लास के बाद आपके पास इसका PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो घबराइएगा मत। इट हैज 730 हाइम्स हैं, यहां पर 6000 मंत्राज हैं, और 20 से भी ज्यादा यहां पर बुक्स लिखी गई हैं इसके ऊपर। ओल्डेस्ट लिटरेरी मॉन्यूमेंट है, यहां पर मेडिसिन के बारे में भी बात की गई है। तो यह है आपका अथर्ववेद। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के बारे में भी यहां पर कोई ना कोई जानकारी जरूर देना चाहूंगा ताकि आपके जहन में रह जाए। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे ओल्डेस्ट वेद है ना। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे ओल्डेस्ट वेद है। और ऋग्वेद में, ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? यहां पर इसका मतलब होता है प्रेज ऑफ नॉलेज। जी हां, जब आप अपनी नॉलेज को प्रेज करते हैं तो उसका मतलब होता है ऋग्वेद। अब आप यहां से ना बात को समझने की कोशिश कीजिएगा
कि जो मैंने बता दिया वो तो क्वेश्चन है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में कि ऋग्वेद क्या होता है ना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद क्या होता है, आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। दैट मींस प्रेज ऑफ नॉलेज, है ना, आपका जो ज्ञान है उसका जब प्रेज होगा तो उसको हम ऋग्वेद एक तरीके से टर्मिनोलॉजी में ये डिफाइन किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं सामवेद की गाइज, सामवेद रिलेटेड टू म्यूजिक, द मेलेडी, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो सामवेद रिलेटेड टू म्यूजिक एंड और यू कैन से द मेलेडी। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं यजुर्वेद की बात करता हूं, यजुर्वेद होता है वर्शिप नॉलेज, है ना, यजुर्वेद का मतलब क्या होता है, वर्शिप नॉलेज। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां से कुछ भी सवाल बन सकता है, तो मैंने इसके लिए आपके सामने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखी है पहले सवाल की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यजुर्वेद जो है, जो सेरेमनीज होती हैं वहां पर उसके काम आता है, वहां पर यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो बोले जाते हैं। सामवेद म्यूजिक है, ऋग्वेद ओल्डेस्ट आपका वेद है और इसका मतलब क्या होता है, प्रेज ऑफ नॉलेज। और वहीं यजुर्वेद का मतलब क्या होता है, वर्शिप नॉलेज, है ना, आपका जो ज्ञान है उसकी हमेशा इज्जत करना, पूजा करना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, विच इज नोन एज अ बुक ऑफ मेलेडी। जी हां, अभी अभी मैंने आपको बताया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, है ना। +2 के लिए सवाल आपके कमेंट गाइज भर जाने चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी देयर। मेलेडी की पुस्तक के नाम से किसे जाना जाता है, कौन से वेद को जाना जाता है? क्या वो हैं आपके ऋग्वेद, या वो हैं आपके सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? कम ऑन, बहुत सारे कमेंट मुझे चाहिए, बहुत सारे आंसर्स मुझे यहां पर चाहिए गाइज। यस, मुझे लग रहा है अब ये पोजीशन बिल्कुल सही है और यहां पर आंसर्स आप सभी लोगों को दिखाई दे रहे होंगे और मुझे भी दिखाई दे रहे हैं आपके कमेंट्स में। जी हां, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है बी, सामवेद। इसको हम कहते हैं मेलेडी, है ना, इसको हम कहते हैं वेद मेलेडी का, या फिर आप इसको म्यूजिक भी कह सकते हैं। वो कहां पर है, वो है आपके सामवेद में। इस बात का ध्यान मुझे लगता है कि अब हर बच्चा देगा और +2 आप सभी लोगों के आ रहे होंगे, है ना। 2 क्वेश्चन कराए हैं, 4 नंबर पक्के हो गए होंगे, ये बात पक्की है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, द वेदास ऑफ सॉन्ग्स एंड चैंट्स इज कॉल्ड सामवेद। जी हां, जहां पर सॉन्ग्स, जहां पर कोई मंत्र है, जहां पर कोई गाना है, कोई मेलेडी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सामवेद। ये इसका जो एक अलग ही प्लेस है आपका हिंदी लिटरेचर में, है ना। और यहां पर 1549, ध्यान रखिएगा, वैसे पूछते नहीं है, इतना ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं। इसमें है वर्सेस एंड वन ऑफ द 4 वेदास। द ऋग्वेदा इज द सोर्स ऑफ ऑल द 75 ऑफ द पोयम, बट 75 ऑफ द पोयम। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहां पर मेन जो आपको बात समझने वाली है वो है ये कि सॉन्ग्स एंड चैंट्स रिलेटेड टू सामवेद। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझने की कोशिश यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। जी हां, अभी जो है एकदम आपको फ्लो में आ जाना है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, इज इट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद? कम ऑन एवरीवन, शाबाश। जी हां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है और बूंद बूंद से सागर भरता है। इन्हीं 2-2 नंबरों से सिलेक्शन होगा और हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर आप जरूर बनेंगे। कम ऑन गाइस एवरीबॉडी। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। यस, ओके, जी हां, यहां पर आंसर्स आ गए हैं। तो ओल्डेस्ट वेद की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ओल्डेस्ट वेद जो है वो है हमारा ऋग्वेद। जी हां, +2। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि 4 तरीके के वेद होते हैं, है ना, 4 तरीके के वेद हैं। ऋग्वेद, जिसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब मैंने आपको बताया था प्रेज ऑफ नॉलेज, है ना। इसका मतलब मैंने आपको बताया था प्रेज ऑफ नॉलेज, करेक्ट। सबसे ओल्डेस्ट वेद सामवेद रिलेटेड टू व्हाट? सामवेद में आया था आपका म्यूजिक, है ना, और यजुर्वेद में आपके आए थे मंत्र जो कि आपके वर्शिप में काम आते हैं। अथर्ववेद रिलेटेड टू आयुर्वेद। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर है ए, ऋग्वेद। ओल्डेस्ट वेदा इज अ ऋग्वेदा। 3500 साल पहले, 35 ईयर्स अगो, इसको ये जो है पिक्चर में आया था। ऋग्वेदा के अंदर थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स हैं, है ना, मतलब बहुत सारे मंत्र हैं, सुक्ताज हैं, और ये
करते हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप भगवान को प्रेज कर सको, है ना, ताकि आप भगवान को प्रेज कर सको, गॉड्स एंड गॉडेसेस। ध्यान रखना। अब आपसे देखो यहां पे मजे की बात है ना, मजे की बात कि यहां पर यह पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वेद है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा ऐसा वेद है जहां पर आप करते हैं प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना, भगवान और देवियां, मतलब गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हैं, देवता और देवियों का आप कौन से वेद में प्रेज करते हैं, उनको और ज्यादा खुश करने के लिए मंत्र बोले जाते हैं? तो आप भूलिएगा मत, उसका आंसर होगा ऋग्वेद। आपको हर तरीके से गाइज, हर तरीके से तैयार कर दूंगा दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट के लिए, तो भूलिएगा मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार देख लीजिए इसको आराम से, है ना। सुक्ताज और दी वेल सेड, हाँ, और हाइम्स आर इन दी प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। यू नेवर नो कि एनटीए आपसे क्या पूछेगा, यू नेवर नो कि किस तरीके से सवाल बनेगा। बस मेरी ये कोशिश है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। हाँ जी, हिंदुस्तान की पहली, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज अ सीक्वल टू द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द कमिटीज। जो पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो किसकी रिकमेंडेशन, कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन पे आई थी? कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन और रामामूर्ति रिव्यू कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन? कम ऑन गाइस, कोशिश कीजिएगा। +2 सवाल नंबर 4 गाइस, सवाल नंबर 4। जी हां, हर बच्चा कोशिश करे, हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर की, एवरीबडी। जी हां, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज अ सीक्वल टू द रिकमेंडेशन ऑन विच ऑफ द कमिटीज कमीशन, या बताइए। ओके, मैं यहां पे आ जाता हूं, आई थिंक ये बेस्ट प्लेस है। +2 गाइस, कमेंट भर जाने चाहिए, कम ऑन एवरीबडी। जी हां, कमेंट भर जाने चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, हिंदुस्तान की पहली, जी हां, इसका राइट आंसर है ए, कोठारी कमीशन। ब्रिलियंट गाइस, ब्रिलियंट। मुझे लग रहा है कि बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर पढ़कर आए हैं चीजों को। और यहां पर इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भाई कब आई थी, इसके बारे में भी बता देता हूं। 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई 1964 बाय DS कोठारी। जी हां, DS कोठारी, अगर फुल फॉर्म वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, 14 जुलाई 1964। अगर मैं पूछूं इस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, अगर मैं आपसे पूछूंगा इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत ही काम का सवाल है। 1964 PM ऑफ इंडिया। कम ऑन गाइस, कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए। जी हां, यहां पर मेन मकसद क्या था इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट भर जाने चाहिए। दौलत सिंह कोठारी, कोठारी कमीशन, पहली एजुकेशन पॉलिसी, है ना, और यहां पर 1964 में रिकमेंडेशन आया था। पहली एजुकेशन पॉलिसी आई कब थी? 1968 में। डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी, दौलत सिंह कोठारी, 1964 14 जुलाई रिकमेंडेशन दिया, फिर एजुकेशन पॉलिसी आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, DS कोठारी विद 17 अदर मेंबर्स ऑन जुलाई 14 1964 रिकमेंडेशन दिया था, है ना। ये एक एड हॉक कमेटी थी जिसका मेन मकसद ये था कि किस तरीके से हमारी हायर एजुकेशन चल रही है उसको क्या करना, उसको असेस करना। द एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, है ना। एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक फॉर्मुलेट करना कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल फ्रेमवर्क, ताकि हमारी हायर एजुकेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से आगे चल सके। तो मेन 2 मकसद थे, एक तो असेस करना कि चल कैसी रही है ना, एक तो असेस करना कि चल कैसी रही है, क्या हम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, या और फॉर्मुलेट करना कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल फ्रेमवर्क। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कब? 1960। मैं बार बार बोल के रटवा दूंगा भाई। 14 जुलाई 1964 DS कोठारी, पहली एजुकेशन पॉलिसी से पहले इन की रिकमेंडेशन पर जो है पॉलिसी आई थी। कब आई थी? 1968 में, भूलना मत, है ना। सो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी जी, है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन थी हमारी? इंदिरा गांधी जी। सो डोंट फॉरगेट दिस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आई होप बहुत बढ़िया तरीके से सवाल आपके चल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, नीट
एंड MHRD स्कीम्स एम्स एट, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, या फिर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे, और अगर ये वाले सवाल ना टकराए ना, तो जो मैं आपको और अलग अलग इसके बारे में जानकारियां दे रहा हूं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जैसे कि दौलत सिंह कोठारी, जैसे कि 1964, जैसे कि 14 जुलाई, है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको हर एक स्फेयर में मैं तैयार रखने की कोशिश करूंगा। तो ये सवाल नंबर 5 है, और उसके बाद एक सवाल है जो हम पूछते हैं हमारी क्लास में, वो हम पूछेंगे। जी हाँ, बताइए। नीट, ये होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो MHRD है, ठीक है। नीट क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर यहां पर बात है। तो इनका मेन मकसद क्या था? बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, फैसिलिटेटिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बेटर फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, या प्रमोटिंग स्वच्छ कैंपसेस अंडर स्वच्छ भारत अभियान। हर बच्चा +2 के लिए, है ना, हर बच्चा +2 के लिए कोशिश करेगा राइट आंसर की। एवरीबॉडी, शाबाश। ओके, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके, जी हाँ। इनका जो मेन मकसद था, जी हां, इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था कि आपको सबसे बढ़िया तरीके से, नीट का मतलब देखो, अब यहां पे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल एजुकेशन फॉर अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, है ना, एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। यहां पर इनका मेन मकसद था कि आप टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से यूज करें हमारे हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। समझ गए आप मेरी बात? क्या बोला मैंने? लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। जो मेरे हिंदी के उनको लगेगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरी भाषा को समझने की कोशिश करो, दिल से मेरी बात को सुनो, दिमाग से मेरी बात को अपने जहन में उतार लो। यकीन मानिएगा, आपको यही क्वेश्चंस पेपर में टकराएंगे। जी हां, सो नेशनल एजुकेशन अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, इसका मेन मकसद था कि टेक्नोलॉजी को पिक्चर में लाया जाए। जब टेक्नोलॉजी पिक्चर में आ जाएगी तो उसमें कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी हायर एजुकेशन को, उसके बारे में यहां पर बात है। और थ्रू दिस स्कीम MHRD हैज प्रपोज टू क्रिएट, यहां पर इन्होंने प्रपोज किया कि क्रिएट करेंगे नेशनल अलायंस विद सच टेक्नोलॉजी, जो कि एडटेक कंपनीज को, है ना, एडटेक कंपनीज को मतलब उनके साथ जुड़कर एक बहुत ही शानदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल लेकर आएंगे। अल्टीमेटली यहां पर जो मेन स्कोप है ना, वो है हमारी, आप बस इतना समझ लीजिए, टेक्निकल एजुकेशन से, टेक्निकल इंप्रूवमेंट से हमारी हायर एजुकेशन को इंप्रूव करना। दैट्स इट। नीट का, नीट NEAT, नेशनल एजुकेशन अलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, फॉर टेक्नोलॉजी के साथ आप यहां पर जुड़ सकते हैं। और इसको जोड़ने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप अपनी हायर एजुकेशन को इंप्रूव कीजिए विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द थिंग, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना, +2 के लिए। चलिए, लेकिन उससे पहले रुक जाओ। अब 5 सवाल हो गए, है ना। 5 सवालों के बाद आप सभी लोग मुझे बताएंगे दैट हाउ इज द जोश गाइज इन द सेशन। कम ऑन, हाउ इज द जोश गाइज इन द सेशन? बहुत बढ़िया तरीके से, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द जोश? आई होप इट शुड बी हाई, इट शुड बी वेरी वेरी हाई। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और बढ़िया तरीके से चीजों को लेकर आते हैं। हाँ जी, पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में है? जी हाँ, पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या पंजाब? +2 टू एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन एवरीवन क्विकली। ओके, हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। हर बच्चे से राइट आंसर्स आने चाहिए, कम ऑन। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? जल्दी से। ओके, जी हां, तो इसका राइट आंसर है बी, मणिपुर। जी हां, इंफाल, मणिपुर के इंफाल में पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पिक्चर में आई थी। ओके, इंफाल, मणिपुर। यहां पर अगर मैं देख दूं आपके लिए, तो यूनियन कैबिनेट ने May 23 अप्रूव किया था एक ऑर्डिनेंस, जहां पर वो सेटअप करेंगे क्या? एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंफाल, मणिपुर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। ऑप्शन बी
इज द करेक्ट आंसर। एक बार सभी का यस आ जाए और आप लोग मुझे अपने स्कोर जरूर साझा कीजिएगा, है ना, इस पूरे सेशन के बाद, है ना। अभी भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से सवालों को करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, अगेन, which of the following committee commissions in their report recommendation that science education research should receive the priority to accelerate national economy? जी हां, ऐसी कौन सी कमिटी थी जिसने ये रेकमेंड किया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी को आप लेकर आइए, एजुकेशन को आप लेकर आइए, ताकि आप हाई प्रायोरिटी जिसको मिलेगी और उससे हमारी नेशनल इकोनॉमी इंप्रूव होगी, एक्सेलरेट होगी। +2 के लिए पूरी जनता सवाल का जवाब देगी। कमान, आचार्य नरेंद्र देव कमिटी, मुदलियार कमिटी, राधाकृष्णन कमिटी, या डी कोठारी कमीशन? कमीशन है, मुदलियार कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन। कमान गाइस, ओके, बहुत ही बढ़िया सवाल। हर बच्चा सवाल का जवाब तेजी में देगा, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, सो दीज क्वेश्चंस आर अ पीस ऑफ केक फॉर यू। जी हां, इसका राइट आंसर है डी, अगेन कोठारी कमीशन ने कहा था कि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमारे जो है लेकर आएंगे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, एजुकेशन को, रिसर्च को, है ना, साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन को अगर आप देंगे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, तो इस बात की पूरी श्योरिटी है, ऐसा ये कहते थे, इनकी रिकमेंडेशन थी कि उससे हमारी नेशनल इनकम जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, नेशनल इकोनॉमी, उसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगी। हिंदी में सवाल मैंने लिखा हुआ है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 14 जुलाई, दोबारा से 14 जुलाई 1964, दौलत सिंह कोठारी जो थे इसके चेयरमैन थे। कमीशन ने एडमिट किया था, सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966। देखो, अब यहां से सवाल फिर से बन सकता है कि सेटअप कब हुई थी बाय द गवर्नमेंट? द कमीशन वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट 14 जुलाई 1964। पहला क्वेश्चन यहां से बन गया। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया गाइस, है ना, जो मैंने आपसे पूछा है। पहला, उसके बाद पहला क्वेश्चन यहां से बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन गया कि रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी। ओके, और उसके बाद मेजर रिकमेंडेशन क्या था कि साइंस एजुकेशन को और ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। साइंस और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट होंगे, शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन। एक और सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि कौन से ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो कोठारी कमीशन कहता था जो कि इंटीग्रल पार्ट बनेंगे हमारे जनरल एजुकेशन का? तो वो कौन से थे? वो थे आपके साइंस और मैथ्स। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बातें इसको भूलना मत, इस लेक्चर को ऐसा देखना कि यही सेम लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में पक्का शॉर्ट तरीके से आएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट आएगा, जो कि मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। सो डोंट फॉरगेट दैट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा आराम से इसको बाद में, है ना। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर मैं वैदिक पीरियड की बात करता हूं तो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में इनमें से क्या था? प्रोफेशनल करिकुलम था, जनरल करिकुलम था, स्पेशलाइज्ड करिकुलम था, या टेक्निकल करिकुलम था? ध्यान से कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैड व्हाट? प्रोफेशनल करिकुलम, जनरल करिकुलम, स्पेशलाइज्ड या टेक्निकल? कम ऑन गाइस। सवाल नंबर 8 बहुत ही खूबसूरत, सवाल नंबर 8 बहुत ही खूबसूरत। कमान, जी हां, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर जो चीज थी वो थी स्पेशलाइज्ड करिकुलम, है ना। यहां पर अगर हमने कोशिश की थी तो वो था स्पेशलाइज्ड करिकुलम। यहां पर क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। वैदिक पीरियड में जो हमारी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन थी ना, उसमें था स्पेशलाइज्ड करिकुलम। अब एजुकेशन सिस्टम जो वैदिक पीरियड में था उसकी दो कैटेगरीज थी, एक था जनरल और एक था स्पेशलाइज्ड। अब यहां पर बात होती है कि सर इनमें फर्क क्या था? फर्क बहुत था। फर्क ध्यान से सुनना। अगर मैं जनरल एजुकेशन की बात करता हूं तो इसमें था मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, है ना। जो आपकी जनरल एजुकेशन थी वो बताती थी कि आपकी मॉरल वैल्यूज, है ना, आपको जिंदगी जीने का तरीका, सिंपल। जो आपका जनरल एजुकेशन थी वो आपको बताती थी जिंदगी जीने का तरीका। लेकिन वहीं जो आपकी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन थी वो आपको बताती थी कि मेडिसिन, फिलॉसफी, लॉ और एस्ट्रोलॉजी, मतलब कुछ ऐसा जो कि आपको
हेल्प करेगा आपकी जीवन जीने में वो कहते थे कि किस तरीके से अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकते हैं, मॉरल वैल्यूज, ये सब की बातें होती थी। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो बात होती थी किसकी? मेडिसिन की, फिलॉसफी की, लॉ की, एस्ट्रोलॉजी की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। क्या ये बात हर बच्चे तक पहुंच गई? अच्छे तरीके से पहुंच गई, बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच गई कि जो आपका वैदिक पीरियड था वो एक स्पेशलाइज्ड करिकुलम में बिलीव करता था। एजुकेशन सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड था, जनरल और स्पेशलाइज्ड। जनरल बताते थे क्या? वो बताते थे आपके मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस या आपके लाइफ के स्किल्स। और अगर मैं स्पेशलाइज की बात करता हूं तो ये बताते थे आपके मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में सारी की सारी जानकारी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, इनमें से कौन से एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के पार्ट हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पार्ट ऑफ एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन? कोशिश कीजिएगा जल्दी से। वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद या धर्मसूत्रास? यस, जल्दी से हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करे राइट आंसर की फटाफट। ए एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली, ए सी डी ओनली या ए बी सी डी? हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके। +2 सर, सवाल नंबर 9 यानी कि 18 नंबर आपके अभी तक बनने चाहिए, क्योंकि हर सवाल 2 नंबर का है। 18 नंबर आपके यहां से बनने चाहिए। कम ऑन गाइस, क्विकली, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग? जी हाँ, इसका राइट आंसर है डी पार्ट। सर, ब्रह्मनाज भी थे, वेदास तो थे ही, दैट इज है ना, वेदास नॉलेज। और ब्रह्मनाज के बारे में यहां पर बात है, उपनिषद है ना, और यहां पर धर्मसूत्रास के बारे में बात है। यहां पे सबके बारे में बात हो रही है। वेदास जो हमारी एजुकेशन थी, एंशिएंट एजुकेशन, वो इन सबको इन्वॉल्व करती थी। और आंसर है इसका डी। आंसर इज डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। +2 आप सभी का आना चाहिए, आप सभी लोग इसमें अच्छे तरीके से शामिल होने चाहिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करता हूं, जी हां, वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद, ये सारे के सारे इसमें पार्ट थे। धर्मसूत्रा को हम कह सकते हैं गाइड बुक्स, इसको हम क्या कहते हैं? गाइड बुक्स ऑफ धर्मा। ये आपको बताते थे सारी की सारी बातें कर्म धर्मा के ऊपर। जो गाइड बुक्स होती हैं उसको हम बोलते थे धर्मसूत्र। ब्राह्मणास एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट था, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। ब्राह्मणास जो था वो था एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट। ओके, सिर्फ इतना याद कर लीजिए। उपनिषद कहते थे दे आर द मोस्ट रीसेंट एडिशन ऑफ वेदास, जो कि बताते थे मेडिटेशन फिलॉसफी के बारे में, मेडिटेशन फिलॉसफी के बारे में, है ना, जो कि बताते थे मेडिटेशन और फिलॉसफी के बारे में। बात समझ गए आप सभी लोग, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे? आई होप आप सभी लोग इस बात से अच्छे तरीके से सहमत हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मणास, जो कि आपको क्या बताते थे? गाइड, यहां पर धर्मसूत्रास थे सबसे पहले, जो बताते थे गाइड बुक्स ऑफ धर्मा। उसके बाद ब्राह्मणास एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट के बारे में बात होती थी। उपनिषद मेडिटेशन फिलॉसफी के बारे में यहां पर बात करते थे। वेदास का मतलब आपको पता ही है, दैट इज नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज रिलेटेड टू द अचीवमेंट इन व्हाट? बताइए। जो कि आपकी अटल रैंकिंग्स थे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटीज में, वो रिलेट करते थे अचीवमेंट आपकी कहां पर हो? बेसिक साइंस रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन या प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अगेन सवाल नंबर 10, +2 हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। क्विकली, शाबाश। हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। ओके, जी हां, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो अटल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर है बी पार्ट। यहां पर इसकी फुल देखो, अब यहां पर ना आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ARIIA, है ना, इसको भूलना मत। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। आपने क्या इनोवेट किया है ना, आपने क्या इनोवेट किया है, उसके ऊपर यहां पर बात हो रही है। इनोवेशन इंडिकेटर्स, योर आंसर इज बी पार्ट। यहां पर जो आपकी अटल रैंकिंग है वो किस लिए दी जाती है? यहां पर बेसिकली आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा जा रहा है। तो अटल रैंकिंग जो है वो आपकी इसलिए दी जाती है कि आपने कितना इनोवेट या कितने नए तरीके से आप आए हैं अपनी हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। इनोवेशन मींस और कितने आपने नए तरीके, न्यू वेज, है ना, न्यू वेज जो है आपने फाइंड किए हैं टू गेट इनटू दैट
सिंह। सो दैट इज कॉल्ड अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो भूलिएगा मत, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो अब यहां से अगेन सवाल बनते हैं, है ना, यहां से अगेन सवाल बनते हैं। अब सवाल क्या बनते हैं, देखो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछ लिया कि ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है इनोवेशन के ऊपर, नंबर 1। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि ARIIA का फुल फॉर्म क्या है ना। सो आपको हर तरीके से दोनों स्फेयर से जो है तैयार रहना है, और इसी तैयारी के साथ साल 2023 होगा, एग्जाम का महीना होगा दिसंबर, और आप बनेंगे हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। सो डोंट फॉरगेट इट, और ट्राई टू गेट इनटू दिस थिंग्स मोर एंड मोर, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट इनटू अ शेप। आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी मिल जाए, जिससे आपका एग्जाम अच्छे तरीके से आगे क्रैक हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो था इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, है ना, यहां पर फोकस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार रिपीट किया गया है, बहुत बार आया है, और अलग अलग यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स में ये बार बार पूछा गया है। तो कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन, बताइए, वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम रहा है क्या? संस्कृत, पाली, हिंदू या उर्दू? इसमें तो किसी का गलत ही नहीं होगा ना। सवाल नंबर 11+2, सवाल नंबर 11+2, एवरीबडी शाबाश। संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू डैश। क्या लग रहा है क्या हो सकता है? बिल्कुल सही। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि सवाल गलत हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा यहां पर सवाल को गलत करेगा, या हो भी सकता है कोई सवाल गलत। जी हां, इसका राइट आंसर है ए, संस्कृत। इसका राइट आंसर है ए, संस्कृत। संस्कृत वो मीडियम था, संस्कृत वो भाषा थी जिसके अंदर एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन मैं कहूंगा दी जाती थी वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर। योर आंसर इज ए पार्ट, है ना। +2 मुझे लगता है कि सभी को मिल गया होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। जी हां, गुरुकुल सिस्टम फॉलो करते थे, जहां पर जो है शिष्य जो है टीचर के पास आकर रहेंगे इन दी रेजिडेंशियल स्कूल्स। रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते थे सर? बेटा रेजिडेंशियल स्कूल वो होते थे जब जो शिष्य हैं वो अपने जो है गुरु के पास आकर उनकी जगह पर रहते थे, तो उसको गुरुकुल में रहते थे, तो उसको बोलते थे रेजिडेंशियल स्कूल्स। और ये जनरली होते थे वानाज, यानी कि वन के अंदर, है ना, वन के यानी कि जंगल, फॉरेस्ट के अंदर। और संस्कृत जो था वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, है ना। ये सारी की सारी वही बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगेन, गुरुकुल क्या था? गुरुकुल एक रेजिडेंशियल, एक मैं कहूंगा कि स्कूल था, जहां पर जो थे बच्चे आते थे। गुरुकुल सिस्टम फॉलो होता था जहां पर अपने गुरु के पास शिष्य आकर रहते थे रेजिडेंशियल स्कूल्स में। ये नॉर्मली कहां होते थे? अब यू नेवर नो ना, अगर वो आपसे कल ये सवाल पूछ लें कि रेजिडेंशियल स्कूल्स जो थे वो कहां पर थे, जनरली सिचुएटेड इन वेयर, यू विल से सर फॉरेस्ट में, वन में, है ना। और वहां पर इंस्ट्रक्शन, मीडियम इंस्ट्रक्शन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, संस्कृत था। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप +2 के साथ 11 सवालों के बाद हर बच्चों के बहुत बढ़िया से जवाब जो है यहां पर आ गए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और कुछ शानदार और जानदार रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज स्टडी इन हीनयान। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा कि कौन सी एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी थी जो कि फेमस थी फॉर दी स्पेशलाइज स्टडी इन द हीनयान? नादिया यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वल्लाभी यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा इस सवाल का सही जवाब देगा। जी हां, एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी, कौन सी एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी थी जो कि फेमस थी फॉर द स्पेशलाइज्ड स्टडी इन द हीनयान? कम ऑन गाइस, हर बच्चा ट्राई करे। नादिया, नालंदा, वल्लाभी। जी हां, मुझे लगता है कि हर बच्चे ने इसका जवाब जो है अभी तक सोच लिया होगा, कमेंट जो है भर चुके हैं, और इसका राइट आंसर है जी हां, बिल्कुल सही, सी पार्ट, वल्लाभी यूनिवर्सिटी। अब वल्लाभी यूनिवर्सिटी क्या है जरा सुनिएगा। यहां पर मैंने सब कुछ आपको दिया है ना। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महायान और हीनयान ये थे क्या। देखो भाई, महायान जो था ना वो बोधिसत्व को बहुत ज्यादा उसकी पूजा करता था।
बोधिसत्व की महायान बहुत ज्यादा वर्शिप करते थे। जो महायान के लोग होते थे, जो हीनयान के होते थे, वो ये सोचते थे जो हमारे बुद्धा हैं वो एक ऑर्डिनरी मैन हैं जिन्होंने जो है एक तरीके की विद्या हासिल कर ली है, वो एनलाइटन हो गए हैं। तो ये इन दोनों में फर्क था। देखो समझो, यहां पे सबसे पहले आप यही समझ लो, महायान जो थे वो वर्शिप करते थे बोधिसत्वास को, और हीनयान कहते थे बुद्धिस्ट थिंग बुद्धा वॉज द ह्यूमन इंस्टेड ऑफ गॉड। वो गॉड समझते थे, है ना। जो महायान थे वो गॉड समझते थे बुद्धा को, लेकिन ये कहते थे हीनयान कि वो तो एक नॉर्मल इंसान ही थे जिन्होंने अपनी जो है इंस्टेड ऑफ गॉड, बिकॉज हीनयान थिंक दैट द बुद्धा वॉज सिंपली अ मैन हु फाउंड अ वे टू निर्वाणा, जिन्होंने एनलाइटनमेंट लिया है, जिनके पास निर्वाणा आ गया है, और वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे प्रैक्टिस के जरिए, मतलब मेडिटेशन के जरिए, जो कि एक अपनी हाइट्स पर पहुंच गए हैं। तो ये दोनों में फर्क था, ठीक है। इसके बाद अब ऊपर चलते हैं। वल्लाभी यूनिवर्सिटी वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, और इनका जो था हीनयान बुद्धिज्म पे जो है इनका ज्यादा फोकस था। अब वल्लाभी इज नॉन टू बी हैव चैंपियन एट द कॉज ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, इट वाज नीदर एक्सक्लूसिव नॉर इंसुलर। और यहां पर अगली चीज जो आपको समझनी है, साइंसेज वर आल्सो टॉट एज बीइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। यहां पर ब्राह्मणिकल साइंसेज बहुत ज्यादा जो है फॉलो की जाती थी, वर आल्सो टॉट। अब यहां पर आपके मन में, यहां पे मैं सवाल आपको बना के दिखाता हूं, है ना, कि ब्राह्मणिकल साइंसेज कहां पर पढ़ाई जाती थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी? आप मुझे फट से आंसर दे देंगे, वल्लाभी यूनिवर्सिटी। आप मुझे फट से आंसर दे देंगे, वल्लाभी यूनिवर्सिटी, है ना। इसके अलावा आपसे यह पूछा जाएगा कि हीनयान ज्यादा कौन चैंपियन थे, है ना, ये वर्ड लिखा है चैंपियन, कहां गया, चैंपियन द कॉज ऑफ हीनयान बुद्धिज्म। ये हीनयान बुद्धिज्म का जो मतलब जो लोगों के मन में ये बात आई है कि जो बुद्धा थे वो नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग थे, जो कि विद द टाइम जो है गॉड बने, जो कि उनको निर्वाणा अचीव हो गया है, वो कि गॉड नहीं थे। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो कहां से आया है, वो वल्लाभी यूनिवर्सिटी से आया है। ये वो थे यहाँ के स्कॉलर्स, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ये बात जो है आगे तक की थी, आगे पहुंचाई थी, ठीक है। ये वाली बात आई होप आप सभी लोगों तक क्लियर हो गई होगी। सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, सिलेक्ट द पीरियड इन which India become the center of higher education, higher learning। जी बताइए, कौन सा वो पीरियड था जहां पर हिंदुस्तान सेंटर बन चुका था हायर लर्निंग का? उस अवधि का चयन करें जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया था। गुप्ता पीरियड, बुद्धा पीरियड, मुगल पीरियड या ब्रिटिश पीरियड? हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करेगा राइट आंसर्स की, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स की, माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन। ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। जी हाँ, +2, 13वां सवाल +2 के लिए हर बच्चा बढ़िया तरीके से ट्राई करे, और +2 आप सभी का यहां पर आना चाहिए। जी हाँ, गुप्ता पीरियड, बुद्धा पीरियड, मुगल, ब्रिटिश, इसका अगर मैं राइट आंसर देता हूं तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है दैट इज ए पार्ट, दैट इज गुप्ता पीरियड। जी हाँ, गुप्ता पीरियड। यहां पर फोकस जो था ना, यहां पर फोकस था कि हायर एजुकेशन के जितने भी हमारे सेंटर्स हैं ना, उसको और ज्यादा उनको वैल्यू देना। कौन से सेंटर्स थे? जैसे कि नालंदा हो गया, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला, वल्लाभी, इनको पैट्रनाइज करना, इनको और ज्यादा, इनको जो है एक तरीके से वैल्यू देना, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद दी सेंटर्स अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, स्कॉलर्स लेकर आए। ये जो सेंटर था, जो गुप्ता पीरियड था, इस समय पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहां पर आने लगे। इंडिया जो है हायर एजुकेशन, एक हायर लर्निंग का एक हब बन गया, एक सेंटर बन गया। ओके, सो इंडिया बिकम द सेंटर ऑफ द हायर लर्निंग। पैटर्नाइज का मतलब मैंने यहां पर लिखा है ना, तो आप आराम से देख सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश आपको यहां पर की है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, किसी के भी मन में कोई भी परेशानी, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, करेक्ट? जी बिल्कुल। बहुत सही है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि गुप्ता पीरियड जो था, इनका फोकस था पैटर्नाइज करना सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला को और ज्यादा वैल्यू देना, और ज्यादा रिसोर्सेज देना, ताकि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में छा जाए हायर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा जो यहां पर था, और इसी के फलस्वरूप जो था, गुप्ता पीरियड में इंडिया जो था सेंटर ऑफ हायर लर्निंग बन गया। सो डोंट फॉरगेट दैट राइट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पार विद्या। ओके, दो तरीके की विद्याज आपने जरूर पढ़ी होंगी, इसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। पार विद्या
वैदिक ट्रेडिशन में किसको बताती हैं? वैदिक परंपरा के अनुसार पार विद्या का तात्पर्य क्या है? ओके, चलिए। नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, है ना, नॉलेज जो आपको ह्यूमन एक्सपीरियंस जो लेता है उससे जो आपको जानकारी आती है वो, या फिर नॉलेज दैट ट्रीसेंड्स द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के भी बाद आप ले सकते हैं। नंबर 2, नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम टीचर, जो आप टीचर से नॉलेज लेते हैं, या नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम टेक्स्ट, या फिर जो आप बुक्स से नॉलेज लेते हैं। इन चार में से पार विद्या का मतलब क्या है? +2 में हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स की, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, पार विद्या अपार विद्या सब कुछ पढ़ाऊंगा, कोशिश कीजिएगा पहले राइट आंसर देने की सभी लोग। अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन इंप्लाइज व्हाट? ये लिखा है, अगर नहीं नजर आ रहा है तो ये लिखा है TRANSCENDS, ट्रांसेंड्स। जी हाँ, हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करेगा राइट आंसर्स की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। ओके, दैट्स वेरी गुड। जी हाँ, इसका राइट आंसर है बी पार्ट। पार विद्या थी क्या, है ना, यहां पर आपको पता है कि एक थी पार विद्या, ओके, और एक थी अपार विद्या। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर जो है बी पार्ट है। ये क्या है? नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स द ह्यूमन एक्सपीरियंस। ट्रांसेंड्स का मतलब क्या है? जब आप बहुत आगे चले जाते हैं, यूजुअली द लिमिट्स ऑफ समथिंग। जब आप सोचते हैं कि जैसे ह्यूमन को क्या चाहिए, ह्यूमन को एक मटेरियलिस्टिक चीजों से लोभ होता है, प्यार होता है, लेकिन ये ह्यूमन के एक्सपीरियंस से भी आगे चला जाए जब, उसको हम कहते हैं पार विद्या। जो पार हो गई विद्या उसको हम बोलेंगे, है ना। यहां पर अगर हम बात को समझने की कोशिश करें, पार विद्या is one of the two types of knowledge in Hindu philosophy, refers to the higher or the spiritual knowledge। जब आप जो है मोक्ष की तरफ चले जाएं, है ना, जब आप जो है एक किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीज से दूर चले जाएं तो उसको हम बोलेंगे पार विद्या। स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर और स्पिरिचुअल नॉलेज। पार मींस हाईएस्ट पॉइंट एंड द विद्या मींस नॉलेज, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे आप चले गए, है ना। अब आपको दीन दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब आपको किसी भी तरीके का मेटेरियलिस्टिक प्यार किसी से रह नहीं गया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। सो दैट इज कॉल्ड द थिंग। इसके बाद पार विद्या मींस हायर लर्निंग और द लर्निंग रिलेटेड टू सेल्फ, और यहां पर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉलेज ऑफ द इनर वर्ल्ड मटेरियल नोन एज अपार विद्या। ओके, ये वाली बात है। जब पूरी दीन दुनिया की जानकारी, इनर वर्ल्ड की जानकारी आपको हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड अपार विद्या। पार विद्या यहां पर हायर लर्निंग और लर्निंग ऑफ सेल्फ, द अल्टीमेट ट्रुथ, ओके, दैट इज कॉल्ड द पार विद्या। तो ये बात आपको समझनी है, आपको पता होनी चाहिए जब भी आप एग्जाम में बैठे। ना केवल आपको राइट आंसर आना चाहिए, बाकी आपको बाकी सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 15। अब सवाल नंबर 15, इन द एंशिएंट बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन द स्टूडेंट्स आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू द मोनेस्ट्री हैड टू रिनाउंस ऑल द वर्ल्डली एंड फैमिली रिलेशनशिप। दिस वाज टर्म्ड एज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठ में प्रवेश पाने के बाद छात्र को सभी संस्कारी, सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों का त्याग करना पड़ता है। इसे क्या कहा गया है? प्रावज्या, है ना। इसको कहा गया है उपसंपदा, इसको कहा गया है संवर्तना, इसको कहा गया है उपनयन। जल्दी से कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स। उपसंपदा, संवर्तना, या फिर उपनयन, या फिर प्रवज्या। जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। क्या लग रहा है क्या हो सकता है? ओके ओके, जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब ये होता क्या है इसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से मुझे सुनना है और यहां पर समझने की कोशिश करनी है। कम ऑन गाइस। ओके, जी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है +2 के लिए हर बच्चा राइट आंसर देगा। इसका राइट आंसर है प्रावज्या। जी हाँ, राइट आंसर है इसका ए पार्ट, प्रावज्या। अब उपसंपदा क्या होता है, संवर्तन क्या होता है, उपनयन क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम प्रावज्या के बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीके का रिचुअल है जहां पर जब बच्चा आता है ना, और उसको अपना हेड शेव करना पड़ता है। द सेरेमनी, देखो, सेरेमनी इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन। यहां पर हायर एजुकेशन ले जाने से पहले एक जो, जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो पहले प्रिलिमिनरी, फिर मेन, फिर इंटरव्यू होता है ना, तो उसी तरीके से ये भी एक प्रिलिमिनरी
प्रिलिमिनरी स्टेज है आपके हायर एजुकेशन की। यहां पर जो एक बंदा होता है, वो जब वो बंदा होता है ना, उसको हम कहते हैं नोविस। ये क्या होता है? ये वो बंदा होता है जिसको बिल्कुल एक ना नॉर्मल साइज को किसी भी चीज की जानकारी नहीं है, यहां से इसको मॉन्क तक पहुंचाना, यहां से इसको मॉन्क तक उसके एक लेवल पे पहुंचाना, उसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है, उसको एजुकेशन देना। ही हैड टू परफॉर्म दी प्रभा रिचुअल इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू हेड शेव ऑफ, जहां पर उसको अपना हेड शेव करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं क्या? प्रवज्या। सो भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आता है उपसंपदा। अब ये क्या है? ये एक रिचुअल है। यहां पर अटेनिंग द एज ऑफ 20 स्टूडेंट हैड टू अडॉप्ट द उपसंपदा ऑन दिस इक्वेजन। यहां पर ओकेजन के ऊपर 10 मॉन्क्स वहां पर एसेंशियल वहां पर मौजूद होने चाहिए। और इस रिचुअल के बाद जो मॉन्क होते हैं, जो मेल मॉन्क होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इक्षु, है ना। और जो फीमेल मॉन्क्स होती हैं उनको कहा जाता है भिक्षुनी। सो डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट दिस। यहां पर ये चीजें जो हैं आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से जो है बहुत ज्यादा आपका बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहां पर उपसंपदा का मतलब मैंने आपको समझा दिया, प्रवज्या का मतलब मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्रवज्या क्या होता है? एक प्रिलिमिनरी, है ना, एक हायर एजुकेशन की स्टेज है जब आप हायर लर्निंग करने जाते हैं। उससे पहले यहां पर मेनली आपको क्या करना है, जो समझने वाली बात है, जो याद रखने वाली बात है, हेड शेव करना पड़ता है किसी भी स्टूडेंट को जब वो जाता है यहां पर। उस सेरेमनी को क्या कहते हैं? प्रवज्या कहते हैं, उपसंपदा रिचुअल। तो यहां पर जब इन दी बुद्धिस्ट एजुकेशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है उपसंपदा। इस ओकेजन पर जो 10 मॉन्क्स जो है वहां पर होने चाहिए, एसेंशियल है। और द मेल मॉन्क्स को हम क्या कहते हैं? ये, और फीमेल को कहते हैं हम ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। अब यहां पर संवर्तना भी आपको पढ़ लेना चाहिए ना। संवर्तना क्या होता है? संवर्तना होगा यहां पर क्लोज टू दी ब्रह्मचर्य, है ना। ये संवर्तना तब होता है परफॉर्म्ड एट दी क्लोज ऑफ द ब्रह्मचर्य, और यहां पर एंड मार्क द ग्रेजुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द गुरुकुल। संवर्तना यहां पर ग्रेजुएशन आती है पिक्चर में, और यहां पर क्लोज टू जब आप होते हैं ब्रह्मचर्य के। पर्सन्स रेडीनेस टू एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम, है ना। यह सिग्निफाई करता है कि अब पर्सन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, अब अपनी जो है गृहस्थी बसाने के लिए अब वो सिग्निफाई रेडी है वो, है ना। उपनयन क्या होगा? उपनयन होगा एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स बाय द गुरु, है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट बाय अ गुरु एज एन इंडिविजुअल इनिशिएशन इनटू स्कूल्स इन हिंदुइज्म। तो यहां पर ये सारी की सारी बात है। वो JNU वाला सीन है ना, वो कहां पे आता है? उपनयना में आता है। संवर्तन क्या होता है? ग्रेजुएशन। अब वो मतलब ब्रह्मचर्य से आगे निकल चुका है, अब वो अपने गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार है, गृहस्थ जीवन के लिए तैयार है ना। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो प्रिलिमिनरी पार्ट है प्रवज्या, और उपसंपदा रिचुअल क्या है? 20 साल के हो गए हो, वहां पर आपके सामने 10 मॉन्क्स एसेंशियल वहां पे हैं, और मॉन्क्स को मेल को क्या कहा जाता है, फीमेल को कहा जाता है, वहां पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पर। अब सवाल नंबर 16 क्या है? मजा आ रहा होगा, है ना। सारी की सारी जानकारी जो है आपको यहां पर दी गई है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा +2, है ना। आइए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, है ना, जब आप वैल्यू एजुकेशन के कंटेक्स्ट में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस विल बी कंसिडर्ड अ रिलेटिवली एडवांस स्टेज, इनमें से किसको एक एडवांस स्टेज कहा गया है? वैल्यू कलेक्शन थ्रू इमिटेशन, वैल्यू असेसमेंट थ्रू इनर इवैल्यूएशन, वैल्यू क्लैरिफिकेशन थ्रू एक्सपोजर, या वैल्यू कंसोलिडेशन थ्रू इंटीग्रेशन? बताइए जल्दी से, हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करेगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। ओके जी, बिल्कुल सही है। यहां पर इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं, जी हां बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है डी पार्ट। यहां पर ये मतलब क्या है इसका? देखो यहां पर आप इसका मतलब समझो, वैल्यू कंसोलिडेशन थ्रू इंटीग्रेशन। अब आप इसकी बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या होता है? वैल्यू एजुकेशन एक मेथड है जहां पर इंडिविजुअल को जो है मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, है ना। वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो जिंदगी के अलग अलग जो अपने क्षेत्र में जा सके और मॉरल वैल्यूज के साथ और अपने मैनरिज्म के साथ सारी की सारी चीजें कर सके। दैट इज कॉल्ड द थिंग, है ना। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन हेल्प एन इंडिविजुअल टू बिकम द रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज इनकलकेट कर दिए जाएंगे तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समाज में उठने बैठने लायक हो जाएंगे। अगर मैं इसको हिंदी वर्जन में समझाऊं, है ना, आप जो है संसार में उठने बैठने लायक हो जाएंगे। ये किसकी मदद से होगा? वैल्यू एजुकेशन की मदद से। अब बेसिक पर्पस वैल्यू एजुकेशन का क्या है? दैट ही लिव्स विद द राइट एट्रीब्यूट एंड डेवलप्स हिज ओवरऑल कैरेक्टर। यहां पर
क्या मतलब होता है यहां पर वैल्यू एजुकेशन देते ही क्यों है? ताकि वो एक राइट एटीट्यूड के साथ जीवन में रह सके और डेवलप कर सके अपने आप को एज अ ओवरऑल पर्सनालिटी। ऐसा नहीं है कि उसमें एक चीज तो है, उसको बड़ों से बात तो करना आता है, लेकिन उसको जो है और कोई चीज जो कि मॉरल वैल्यूज हैं वो उसे करना, उसको खाना खाना नहीं आता ढंग से, है ना। उसको एक ओवरऑल पर्सनालिटी उसकी डेवलप होनी चाहिए, राइट एटीट्यूड होना चाहिए उसका जीने का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आई होप हर बच्चा इस बात से बिल्कुल सहमत होगा। वैल्यू एजुकेशन और यहां पर इंटीग्रेट करना है, मतलब उसको हर चीज को मिलाकर उसके अंदर एक ओवरऑल पर्सनालिटी उसकी निखरनी चाहिए, जिससे जो एक बच्चा है, जिससे जो एक स्टूडेंट है, वो एक ऐसा इंसान बन के बाहर निकले जिससे जो है एक संसार में जिसकी बहुत अच्छा एक जिसका एक तरीके से एग्जाम्पल दिया जा सके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। As per the recent All India Survey on Higher Education, the gross enrollment ratio GER 18-19 in India क्या था? 24.6, 25.6, 26.3, 27.8। जी हाँ, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की। माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली डू इट, शाबाश। As per the recent All India Survey on Higher Education, the GER, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि GER होता क्या है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते किसे हैं, किस चिड़िया का नाम है ये। इसके अलावा 24.6, 25.6, 26.3 या 27.8। कम ऑन, हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर की +2 के साथ। क्विकली गाइस, यस। ओके, यहां पर अगर मैं बात को लेकर आया हूं तो मैं बहुत ही शानदार सी बात लेकर आया हूं। इसका राइट आंसर है जी हां 26.3। अब सबसे पहले आपको यह समझना है 26.3 इसका राइट आंसर है। सबसे पहले आपको यह बात समझनी है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। यह एक रेशियो है जो कि बताता है टोटल एनरोलमेंट कितने हुए हैं रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप दैट ऑफिशियली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लेवल ऑफ एजुकेशन। इसको नहीं फर्क पड़ता कि किसकी कितनी एज थी, कौन किस एज का था, नहीं, एनरोलमेंट रेशियो कितने हुए हैं उसके बारे में यहां पर बात है। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है यहां पर बताता है क्या, यहां पर यह बताता है कि 25.8 थी 17-18 में, है ना। 26.3 2018-19, यही इस सवाल का सही जवाब है 26.3। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। हर बच्चा इस बात से बिल्कुल सहमत होना चाहिए, हर बच्चा इस बात से बिल्कुल सहमत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। मेनली आपको समझना यह था कि जीईआर क्या होती है, 2018-19 में कितनी थी। आने वाले समय में आगे की भी आपको बता देंगे। यूजीसी पोर्टल ई स्टार्ट्स, ये किसके लिए है? ओके, यूजीसी पोर्टल ई स्टार्ट्स इज फॉर व्हाट, बताइए। स्पेशल असिस्टेंस फॉर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी, है ना। आपको स्पेशल असिस्टेंस चाहिए किसके अंदर? रिसर्च टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंसेस के अंदर, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर चाहिए, एकेडमिक रिसर्च ट्रेनिंग के अंदर, सोशल साइंस के अंदर चाहिए, या ट्रैकिंग सिस्टम है एक फेलोशिप का, स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन का। बहुत ही बढ़िया सवाल है। +2, है ना, ई स्टार्ट्स +2। गिव मी द राइट आंसर गाइज एवरीबॉडी, यस, गिव मी द राइट आंसर्स गाइज एवरीबॉडी क्विकली। ओके, ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। चलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर, जी हां, इसका राइट आंसर है डी पार्ट। यहां पर क्या है देखो भाई, इसका ना पहले तो फुल फॉर्म समझ लो। ई स्टार्ट्स, ओके, ई स्टार्ट्स, स्टार्ट्स नहीं है, ई स्टार्ट्स है। ई स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ई स्टार्ट्स, है ना। ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म है जो कि स्कॉलरशिप और फेलोशिप ऑफर करता है यूजीसी टू स्टूडेंट्स एंड टू रिसर्च कम्युनिटी इन इंडिया। ओके, इसका मेन मकसद क्या है गाइज? इसका मेन, ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करेगा, ये देगा आपको ऑनलाइन टू ऑल दी स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप ऑफर्ड बाय यूजीसी टू स्टूडेंट्स एंड रिसर्च कम्युनिटी इन इंडिया। ओके, अब इनफ्लिबनेट, यहां पर एक इनफ्लिबनेट के बारे में बात की गई है। इनफ्लिबनेट सेंटर डेवलप्ड अ प्लेटफॉर्म नेम्ड ई स्टार्ट्स, वेयर सारे के सारे स्टूडेंट्स आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, प्रोफेशनल आएंगे, वो अपने आप को रजिस्टर कर देंगे। जो भी स्कीम्स चल रही है ना उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे। कहां पर? इनफ्लिबनेट आकर। अब इनफ्लिबनेट क्या है? ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी है, सर्व्स टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज, है ना। यहां पर जो कि इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि ट्रांसफर करेगा, एसेस करेगा इंफॉर्मेशन को।
तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये आपके लिए नया है। तो ई स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, रजिस्ट्रेशन, है ना, ट्रैकिंग सिस्टम, ई सार्ट्स, ये क्या होता है? ये एक सिंगल विंडो ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सारे स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप ऑफर्ड बाय यूजीसी जो करती है वो स्टूडेंट्स को, ताकि जिसकी जानकारी मिल सके, उसके ऊपर ये बात है। ओके, इनफ्लिबनेट सेंटर डेवलप्ड अ प्लेटफॉर्म नेम्ड ई सार्ट्स वेयर स्टूडेंट, स्कॉलर, प्रोफेशनल आ सकें और अपने आप को रजिस्टर कर सकें जो डिफरेंट स्कीम्स आ रही हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। हर बच्चा इस बात से बिल्कुल सहमत होगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये 19 क्वेश्चंस का आंसर मुझे दिया होगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अगर मैं बढ़ता हूं तो मैं आता हूं आपके एक होमवर्क वाले सवाल पर। जी हां, ये होमवर्क का सवाल मुझे आपने भर भर के देना है कमेंट सेक्शन में। होमवर्क का सवाल आपने मुझे भर भर के देना है कमेंट सेक्शन में। कौन सा? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948? DS कोठारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर S राधाकृष्णन। कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, क्लास के सवाल कैसे लगे मुझे साथ जरूर शेयर करना और ऐसी ही शानदार जानदार सी चीजें मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूंगा और आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मैं आगे भी देता रहूंगा। आप मुझे यह भी जरूर बताइएगा कि 20 में से आपका स्कोर कितना था, या 22 में से आपका स्कोर कितना था। मैंने आपसे 20 क्वेश्चन पूछे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 जो थे यहां पर क्वेश्चन थे, 40 नंबर का ये पेपर था छोटा सा। तो 40 में से आपके हायर एजुकेशन में कितने नंबर आए ये मुझे जरूर बताइएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948? टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसी ही बहुत शानदार जानदार सी चीजें आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत शानदार तरीके से आपने ये सेशन को देखा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही मिलता हूं कुछ नए, कुछ शानदार, कुछ जानदार सवालों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।